सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 9th मैथ जो प्रश्नावली 7.1 करने वाले हैं। तो प्रश्नावली को शुरू करने से पहले जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है पहले वो देख लीजिए। तो जो हमारा चैप्टर का नाम है त्रिभुज, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए त्रिभुज होता क्या है। तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज की परिभाषा। तो यहाँ पे लिखना है हमें त्रिभुज, ठीक है। पहले त्रिभुज की परिभाषा लिखेंगे, फिर त्रिभुज के प्रकार बताएंगे, फिर आपको सर्वांशम के नियम बताएंगे। तो त्रिभुज, तो यहाँ पे लिखेंगे तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद समतलीय आकृति त्रिभुज कहलाती है। जिसे ठीक, जैसे ये हमारा त्रिभुज, ठीक, जैसे त्रिभुज को इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, ठीक, जैसे चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब इसका चित्र देख लीजिए आप लोग। ये त्रिभुज कहलाता है, जिसका नाम मिलेगा ABC, जिसमें तीन कोण होते हैं। एक कोण ये होता, एक ये होता और एक ये होता। तीन कोण होते, तीन भुजाएं होती हैं। तो यहाँ पे नई लाइन से लिखना हमें, जिसमें तीन कोण तथा तीन भुजाएं होती हैं, ठीक। तो ये तो होगी बेटा हमारी त्रिभुज की परिभाषा। अब यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज के प्रकार। तो अगली हेडिंग होगी हमारी त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार, तो जो हमारे त्रिभुज के प्रकार होते हैं दो तरीके से होते हैं। तो नंबर 1 डाल के लिखना है हमें। नंबर 1 है भुजाओं के आधार पर, ठीक है। भुजाओं के आधार पर। और नंबर 2 होता कोणों के आधार पर। हमारे त्रिभुज दो प्रकार से होते हैं। एक तो होता है हमारा कोणों के आधार पर और एक होता है हमारा भुजाओं के आधार पर। तो नंबर 1 डाल के लिखेंगे भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। नंबर 1 डालिए, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो नंबर 1 डाल के लिखेंगे हम विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, तो इसमें लिखेंगे तीनों भुजाएं असमान होती है। विषमबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं असमान होती हैं, ठीक है। तीनों भुजाएं असमान होती हैं, यानी कि तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग होती है, ठीक है। तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग होती है, तो असमान वो विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसके बाद नंबर, इसका चित्र भी बनाना तो बना लीजिए आप। ABC, ये हमारी मान के चलो 8 है, ये हमारी है 6, ये 10 कर लो ऐसे करके, ठीक। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग हों
तो विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है हमारा। इसके बाद नंबर 2 हेडिंग डालेंगे हम समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजाएं समान होती हैं, तीनों भुजाएं समान होती हैं। ठीक, तीनों भुजाओं की लंबाई कैसी होती है, बराबर होती है। तो इसका ये वाला त्रिभुज देख लीजिए, इसका नाम ABC। अगर मैंने कह दिया ये वाली भुजा 6 सेंटीमीटर, तो ये भी 6, ये भी 6 है। इसमें तीनों भुजाएं, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हों, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हों, तो वो कहलाता हमारा समबाहु त्रिभुज। इन सभी त्रिभुजों की आवश्यकता होगी तो उनको ध्यान से समझिए और नोट कर लीजिए आप। फिर इसके बाद हमारा अगला है समद्विबाहु त्रिभुज। नंबर 3 डाल के लिखना है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज तो यहाँ पे लिखेंगे इस त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती हैं, इस त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती हैं, इस त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तो इस त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती हैं। तो इसका एक त्रिभुज बना लीजिए। ठीक, इसका नाम ABC। इसमें कोई दो भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है, ये वाली दोनों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो वो प्यारे बच्चों थोड़ा इसमें और बता दूं, आपको लिखना नहीं है, वो अगले प्रश्न में लिखाएंगे। तो यहाँ पे देखो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो यहाँ पे नंबर 1 है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजाएं असमान होती हैं। ठीक है, जब ये तीनों भुजाएं असमान होती हैं तो प्यारे बच्चों ये जो कोण बनते हैं तीन, ये तीनों कोण भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, तीनों कोण अलग अलग होते हैं। अब इसके बाद समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसका प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। वो उसमें आपको बताएं, कोणों के आधार पर बताएंगे ये चीज़, ये लिखा हुआ कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, इसमें बताएंगे चीज, लेकिन आपको इसमें भी बता के हम चल रहे हैं। अब यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, इस त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती हैं। ठीक, यहाँ पे ये दोनों भुजाएं समान है, तो इस भुजा के सामने वाला कोण ये और इस भुजा के सामने वाला कोण ये। ठीक है, ये दोनों कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, हम आपको अभी उसमें बताएंगे, यानी कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार उसमें बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद आगे देखिए, वीडियो को रुक के आराम से नोट कर लिया करो। अगली हेडिंग होगी हमारी कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। तो हेडिंग नंबर 2 चलेगी हमारी कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। उसमें मैंने आपको भुजाओं के आधार पर बताया था, अब इसमें कोणों के आधार पर बताएंगे। तो नंबर 1 है हमारा न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, चलिए समझिए, इसके में लिखिए, यहाँ पे लिखेंगे जिस त्रिभुज के तीनों कोणों की माप 90 अंश से छोटी होती है। जिस त्रिभुज के लिख लीजिए यहाँ पर, जिस त्रिभुज के तीनों कोणों की माप 90 अंश से छोटी होती है,
छोटी होती या छोटे होते हैं वह न्यून कोण कहलाते हैं। न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, ऐसा लिखिए, न्यून कोण त्रिभुज कहलाते हैं। इसको तो थोड़ा समझ लीजिए। जिस त्रिभुज के तीनों कोण की माप 90 अंश से छोटी होती है वह कोण न्यून कोण त्रिभुज कहलाते हैं। यानी वह न्यून कोण त्रिभुज कहलाते हैं, समझिए। यानी एक त्रिभुज बनाना है और प्रत्येक कोण 90 अंश से छोटा होना चाहिए। जैसे थोड़ा समझिए ये, ठीक है, ए बी सी, ये जो हमारे सभी कोण है बेटा, ये जो कोण है हमारे, ये तीनों कोण कैसे हैं? असमान है, वो 90 अंश से छोटे हैं। जिस त्रिभुज के तीनों कोण 90 अंश से छोटे हों तो वो हमारा कहलाता है न्यून कोण त्रिभुज। इतना ध्यान रखिए आप। जिस त्रिभुज के तीनों कोण 90 अंश से छोटे हैं तो वो कहलाता है न्यून कोण त्रिभुज। इसके बाद अगली परिभाषा लिखिए। अब आपको नंबर 2, ये नंबर 1 कर लीजिए। अब यहाँ पे लिखना बी नंबर, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। तो इसमें लिखेंगे हम जिस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश से अधिक होता है, 90 अंश से अधिक होता है, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश से अधिक होता है अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। यानी जो अगर आपको किसी त्रिभुज का एक कोण 90 अंश से अधिक मिल जाए, ठीक है, जैसे कि मान लो ये है हमारा एक त्रिभुज बना, तो ये कोण हमारा 90 अंश से अधिक है, तो ए बी सी, तो ये कोण हमारा कहलाएगा अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद नंबर अगला डाल के लिखेंगे आप सी नंबर। अब यहाँ पे लिखना समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होता है? जिस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश है। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक, थोड़ा समझ लीजिए, ये बेटा हमारा समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, इसका नाम है ए बी और ये सी। ये वाला कोण हमारा 90 अंश का है। ठीक, ये 90 अंश का, जहाँ पे चौकोर डब्बा बना हुआ है, ये 90 अंश का साइन होता है हमारा। ठीक, अगर किसी त्रिभुज में ये चिन्ह से दिख जाए तो वो कोण समझ लो 90 अंश का होता है। तो जिसमें कोण बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 90 अंश हो जाएगा। चलिए, तो बेटा ये तो थे हमारे त्रिभुज के प्रकार। अब आपको बताने वाला हूँ त्रिभुजों की सर्वांग समता। तो पहले सर्वांग सम होता क्या, पहले उसको देख लीजिए। तो अगली हेडिंग होगी सर्वांग सम आकृति।
तो इसमें लिखेंगे दो आकृत सर्वांसम कहलाती हैं। दो आकृतियां सर्वांसम कहलाती हैं। यदि वे समान आकृति तथा समान आकार के हों। ठीक है, समझो। यानी दो आकृतियां सर्वांसम कहलाती हैं यदि वे समान आकृत तथा समान आकार की हों। नई लाइन से लिख लो या ऐसे भी लिख लो, और उसके संगत कोण तथा संगत, ये संगत लिखा हुआ, ठीक है, संगत भुजाएं समान हो। यानी दो आकृतियां सर्वांसम कब होंगी? जब उनके, यानी पहले तो वो समान होने चाहिए और समान होने के साथ साथ उनके संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होनी चाहिए। जैसे मान लो ये हम दो त्रिभुज ले रहे हैं, ये ठीक है, हमने लगभग ये दोनों त्रिभुज बराबर ही बनाए हैं, तो इसका नाम बेटा ए कर लो, बी और सी इसका नाम कर लो पी क्यू आर। नाम अलग अलग हैं, लेकिन मैंने कह दी ये वाली भुजा 3 है तो ये 3 है, ये 5 है तो ये इसके 5 है, ये 4 है तो ये 4 है। अब देखो इसका अर्थ, ये सर्वांसम का अर्थ ये होता है बेटा, ये वाला त्रिभुज उठाओ और इसके ऊपर रख दो। ये देखो सर्वांसम आपको समझा रहे हैं हम। कोई दो आकृत सर्वांसम कब होंगी? कोई दो आकृत सर्वांसम कम होंगी जब ये वाली आकृत हम इसके ऊपर रखेंगे तो ये आकृत पूरी पूरी ढक जानी चाहिए, दिखाई नहीं देनी चाहिए। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? सर्वांसम हो जाएंगे हमारे। जैसे आपने देखा होगा, एक हमारा 10 रुपये, वो 10 का सिक्का है, ठीक, 10 का तो सिक्का देखा होगा जो बीच में 10 लिखा होता है इस प्रकार। एक और 10 का सिक्का है, ठीक, ये 10 के दो सिक्के हैं। अब हम क्या करें, इस सिक्के को उठा के इसके ऊपर रखेंगे। ये दोनों 10 रुपए के सिक्के हैं बेटा, कै रुपए के? 10 रुपए के सिक्के हैं। अब इन दोनों को उठा, यानी इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो ये वाला सिक्का इसको पूरा पूरा ढक लेगा। तो ये दोनों वृत्त हैं हमारे, वो कैसे हो जाएंगे? सर्वांसम हो जाएंगे। और समझिए, जैसे हमने ये ले लिया बेटा, एक 10 रुपए का सिक्का ले लिया, ये हमारा 10 रुपए का सिक्का है, और ये हमारा 1 रुपए का सिक्का है। अब क्या होगा, अगर हम इस 1 रुपए के सिक्के के इसको उठा के 10 के ऊपर लगाएंगे, इस वाले सिक्कों को उठा के 10 के ऊपर रखेंगे, तो क्या होगा, ये सिक्का इसको पूरा पूरा नहीं ढकेगा, तो ये सर्वांसम नहीं होगा। सर्वांसम क्या होता है? बिल्कुल सेम आकृति और इसके संगत कोण संगत भुजाएं बराबर होने चाहिए, तब वो सर्वांसम होते हैं। आप जैसे समझिए, आपके दोनों हाथ की हथेलियां, जब आप दोनों हाथ की हथेलियां अपने ऊपर ऐसे रखते हो, जैसे आप ये समझिए आपके दोनों हाथ की हथेलियां, ठीक है, जब एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखते हो तो क्या होता है, ये पूरा पूरा ढक लेता है हमारा, ठीक, पूरा पूरा हाथ कैसा होता है? ढक लेता है। तो ये हमारे दोनों हाथ कहते हैं सर्वांसम है, अर्थात दोनों समान है। ठीक, समझ गए हो? तो उम्मीद है आप सर्वांसम समझ गए होंगे। अब सर्वांसम की कसौटियां क्या होती है पहले वो देख लीजिए। तो अब आपको लिखना है सर्वांसम कसौटी, ठीक, दूसरे पेज से लिखेंगे हम इसको। त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कसौटी। तो नंबर 1 कसौटी होती है हमारी भुजा कोण भुजा, ठीक, भुजा कोण भुजा, ठीक है, जिसे हम लिखेंगे भुजा यानी कि साइड एंगल साइड, ठीक। ये हमारी पहली कसौटी होती है, यानी कि जब किसी दो त्रिभुजों में दो भुजाएं समान मिलेंगी और एक कोण बराबर होगा, यानी दो भुजाएं समान होंगी और एक कोण बराबर होगा, तो वो दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांसम होते हैं। तो यहाँ पे लिख लो एज फॉर साइड होता है हमारा, एज फॉर साइड
SIDE साइड, साइड मीन्स भुजा। फिर इसके बाद A फॉर एंगल होता है हमारा, ठीक है। ANGLE एंगल मीन्स कोण होता है हमारा। तो इसका एक उदाहरण आपको बता दें जिससे कि आपको समझ में आ जाए। देखो समझो, यानी जब किसी दो त्रिभुजों में दो भुजाएं और एक कोण बराबर दिया होगा तो वहां पर ये हमारी कसौटी लग जाती है। तो समझिए यहाँ पे दो त्रिभुज ले रहे हैं हम। इसका नाम है A, इसका नाम है B, यहाँ पे C, यहाँ कर लो P, यहाँ कर लो Q, यहाँ कर लो R। अब समझिए, ये वाली भुजा हमारी 3 सेंटीमीटर, तो ये वाली 3 सेंटीमीटर है। ये 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 सेंटीमीटर है। ये वाला कोण हमारा 40 अंश का है, तो ये 40 अंश का है। अब जरा ध्यान समझिएगा, यहाँ पे दो त्रिभुज है हमारे, ठीक है। तो इसमें ये वाली भुजा इसके बराबर है, तो यहाँ पे लिखना है AB बराबर PQ, और इसके बाद BC बराबर QR, और इसके बाद कोण B बराबर कोण Q। ऐसे करके देखो, संगत भुजाएं देखो, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर है। तो जब संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर हों तो हमारे दोनों त्रिभुज सर्वांसम हो जाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम त्रिभुज ABC, ये बेटा सर्वांसम का चिन्ह होता है, ठीक है। ये त्रिभुज ABC सर्वांसम त्रिभुज PQR। अब ये त्रिभुज सर्वांसम किसके आधार पे हुए? तो देखो, इसमें दो भुजाएं और एक कोण, तो एक कोण को हमेशा बीच में रखेंगे। तो यहाँ पे लिख देना हमें SAS के आधार पे दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? सर्वांसम हो गए। तो प्रश्नों को ऐसे हल करना है आपको, ठीक है। चलिए समझिए, नंबर दो कसौटी हो गई हमारी। नंबर 2 डाल के लेंगे कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण अर्थात ASA। यानी कि देखो, इसमें क्या है बेटा, इसमें दो भुजाएं बराबर थी और एक कोण, और इसमें क्या है, हमें दो कोण और एक भुजा बराबर दी है, दो कोण और एक भुजा बराबर दी है। चलिए समझिए, अब यहाँ पे हमें लिखना, एक उदाहरण समझा दें आपको हम, जिससे कि आपको प्रश्न समझ में आ जाए। यहाँ पे ABC PQR, बेटा ये वाला कोण हमारा है 50 अंश का और ये 70 का है, ठीक। तो ये भी 50 अंश का है और ये भी 70 का है। ये वाली भुजा 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 सेंटीमीटर है। तो देखो, इस वाले त्रिभुज में कोण B बराबर कोण Q, तो कोण B बराबर कोण Q, इसके बाद कोण C बराबर कोण R, और इसके बाद BC बराबर है QR, ठीक है। तो ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर और ये वाली भुजा इसके बराबर, तो इसलिए दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? हमारे सर्वांसम हो जाएंगे। तो नई लाइन से लिखना हमें त्रिभुज ABC सर्वांसम त्रिभुज PQR। अब यहाँ पे कौन सी कसौटी लगेगी? जब किसी दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हो और एक भुजा बराबर हो, तो ये वाली आपको कसौटी लगा देना है ASA, वो ASA के आधार पर, यानी कि दो कोण और एक भुजा हमारी बराबर है। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? सर्वांसम हो गए, ठीक है। चलिए समझिए हिंदी से। इसके बाद एक और कसौटी है जो इसमें दी नहीं होती, लेकिन हम लिखाई दे रहे हैं आपके लिए। नंबर 3 डाल के लिख लीजिए। नंबर 3 कसौटी हमारी भुजा और भुजा अर्थात AS। यदि किसी दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर हों, तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांसम होते हैं। जैसे कि एक ये त्रिभुज है और एक ये त्रिभुज है, तो ये वाली भुजा 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ठीक है। या 8 कर लो, एक काम करो, ये 8 कर लो, ये 10 कर लो, ठीक है। ऐसे करके तो ये 5 है, ये 8 है और ये 10 है। तो यहाँ पे नाम लिख दें ABCPQR, ये दो त्रिभुज है हमारे।
तो देखो ये वाली भुजा इसके बराबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी बराबर पी क्यू आर। फिर इसके बाद बी सी बराबर पी क्यू। फिर इसके बाद लिखेंगे ए सी बराबर आर क्यू। तो इसमें तीनों भुजाएं बराबर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे नई लाइन से त्रिभुज ए बी सी सर्वांसम त्रिभुज पी क्यू आर। यहाँ पे तीनों भुजाएं बराबर हों तो लिख देना एस 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 के आधार पर, ठीक। कोण, अगर तीनों कोण बराबर होते हैं तो समरूप नहीं होता है, ठीक है। तो वो देखो समरूप हो भी सकता है, वो क्या ना सॉरी सर्वांसम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हों, यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हों, जैसे ये दोनों त्रिभुज हैं तो इसकी संगत भुजाएं बराबर है हमारी। यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर हों तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांसम होते हैं, ठीक है। तो इतना जल्दी से नोट कर लीजिए। अब आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ जो बहुत ही अक्सर यूज होगा, CPCT। ये चीज़ क्या है वो आपको बता दूंगा। अब हमारी अगली हेडिंग है त्रिभुज की सर्वांग समता। तो सर्वांग समता में इस शब्द का यूज बहुत होता है, CPCT, ठीक है। तो CPCT का क्या अर्थ होता है वो आपको बता दूं, यानी दो त्रिभुजों में, दो सर्वांसम त्रिभुजों में संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। अर्थात यहाँ पे लिखा हुआ है कारपाउंडिंग पार्ट ऑफ कैंक्रेंट्स ट्रेंगल्स, ठीक है। तो ये नीचे लिखा भी पढ़ लेना आप इसको। अब इसके हिंदी लिख दें, हिंदी क्या होती है यहाँ पर वो भी लिख लीजिए आप। तो CPCT का अर्थ है सर्वांसम त्रिभुजों में संगत भाग बराबर होते हैं, यानी CPCT का अर्थ है यहाँ पे दो त्रिभुज सर्वांसम मिलेंगे आपको। तो जब दो त्रिभुज सर्वांसम होते हैं तो संगत भाग बराबर होते हैं, तो ये होता है CPCT का अर्थ। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम आपको लेके चलते हैं प्रश्नावली की तरफ। और प्यारे बच्चों, छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिस बच्चे ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता दीजिए वीडियो आपको कैसा लगा है। चलिए प्रश्नावली की तरफ हम बढ़ रहे हैं।